आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा की शुरुआत हमारे अध्याय नंबर 4 औद्योगिकरण का युग से कर रहे हैं। जैसा कि इस पाठ के नामकरण से ही साबित हो रहा है कि ये युग युग का मतलब होता है एक लंबी समय की अवधि। एक लंबी समय की अवधि। औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीनों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन। यानी कि हम इस पाठ में मशीनों के द्वारा जो स्थापित उद्योग धंधे हैं उनमें जो उत्पादन हो रहा है उसके एक बहुत लंबे काल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि ये जो तस्वीर है जिसका नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी, इसमें आपको एक महिला दिखाई दे रही है। ये एक म्यूजिक कंपनी का बैनर था। इस बैनर के अंदर आपको जहाज दिखाई दे रहा है, कैमरा दिखाई दे रहा है, प्रिंटिंग प्रेस आपको दिखाई दे रही है, औद्योगिक मशीनें आपको दिखाई दे रही है। ये महिला नई शताब्दी का झंडा अपने हाथ में लिए हुए है और नीचे इसका एक पांव पहिए वाले पंख के ऊपर है। ये दिखाई दे रहा है ना, ये पहिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा ये क्या है, एक चक्कर है, न कि कोई पक्षी है। ये जो पहिया है, ये जो चक्कर है, ये किसका प्रतीक है? समय का प्रतीक है। इस तस्वीर के माध्यम से आपको औद्योगिकरण की तस्वीर दिखाई दी जा रही है। दिखा रहे हैं पॉल म्यूजिक कंपनी, ये न्यूयॉर्क की कंपनी है। इस महिला को औद्योगिकरण के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने एक हाथ में इतनी चीज़ों को लिए हुए हैं, अर्थात मशीनों के द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन का युग। इससे हम समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण का युग क्या था। ये देखिए, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 के अंदर एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। उसकी जिल्द के ऊपर ये नई सदी के उदय की तस्वीर थी, डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि नई सदी का उदय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवी जो है उसके हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा यानी कि क्या है, झंडा है, और उसका जो पांव है वो पंख वाले पहिए पर टिका हुआ है जो समय का प्रतीक है, और उसकी उड़ान भविष्य का, जो पंख उस पहिए के लगे हुए हैं वो उसकी भविष्य की उड़ान का प्रतीक है। और उनती के जो चिन्ह हैं मैंने आपको दिखाया कि कैमरा है, प्रिंटिंग प्रेस है, मशीनें हैं, कारखाना है। ये आने वाले औद्योगिक युग की क्या है, तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो मशीन और तकनीक का ये जो महिमा मंडन इस तस्वीर में है और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है अगर हम
एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल पहले एक तस्वीर छपी थी जिसमें दो जादूगर दिखाए गए थे। एक जादूगर तो था प्राच्य इलाके का अल्लादीन, और दूसरा जो था वो कहाँ का था, पाश्चात्य का, यूरोपीय देशों का। अलादीन का काम क्या है, चिराग को रगड़ के और किसी भी वस्तु की उससे क्या कर देना, मांग कर देना। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राच्य से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हमारा यहाँ पूरा हो जाता है कि जो भूमध्य सागर और लाल सागर है, तो भूमध्य सागर के पूर्व में जो स्थित देश हैं, जैसे कि भारत है एट प्रेजेंट में, श्रीलंका था, बर्मा था, मालदीव, आजकल पाकिस्तान भी है, ये सारे के सारे जो देश एशियाई हैं, चाहे वो चाइना है, तिब्बत है, इन सभी को क्या बोला जाता था, प्राच्य देश, पूर्व के देश। और ये शब्द आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और पश्चिमी नज़रिए में ये जो प्राच्य जो इलाके थे ये आधुनिक और पारंपरिक और क्या थे, रहस्यमयी थे। अभी हम उस दूसरे चित्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो दूसरा चित्र है इसमें दो जादूगर हैं। कितने जादूगर हैं यहाँ पर, दो जादूगर दिखाई देंगे आपको। देखिएगा आप, ये देखिए, टू मैजिशियन, टू मैजिशियन। ये अल्लादीन है जिसके हाथ में क्या है, चिराग है, ये देखिए आप। और इसने क्या किया है, इस चिराग को रगड़ करके एक भव्य महल, ये देखिए, ये खड़ा कर दिया है, दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा जो व्यक्ति है ये कौन है, इंजीनियर है। ये जो जादूगर है ये कौन है, इंजीनियर है। ये कहाँ का इंजीनियर है, यूरोप का इंजीनियर है। इसने अपनी योग्यता के बल पे क्या किया है, जहाज बना दिए। जहाज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, पुल बना दिया है, दिखाई दे रहा है आपको, भव्य इमारतें बना दी है, दिखाई दे रही है आपको। तो ये हमें किसके बारे में बता रही है, जो दोनों के दोनों चित्र हैं हमारे पास, नई सदी का उदय और टू मैजिशियन, ये हमें औद्योगिकरण की शुरुआत के युग की कल्पना करके बता रहे हैं कि औद्योगिकरण का इतिहास ये होगा। आप ये देखिए, तो दूसरा है वो आधुनिक मैकेनिक है, वो क्या कर रहा है, अपने आधुनिक औजारों से जादू दिखा रहा है, पुल बना रहा है, पानी के जहाज बना रहा है, मीनार गगनचुंबी इमारतें बना रहा है। जो अल्लादीन है वो तो कहाँ का संकेत दे रहा है, पूर्व का, अतीत का। और मैकेनिक है वो पश्चिम और आधुनिकता का। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। और इस विजय गाथा में हम किसका वर्णन करेंगे, आधुनिक जो विश्व है वो तेज तकनीक से चलेगा। वो तेज तकनीक क्या होगी, बदलाव और आविष्कारों की होगी, मशीनों की होगी, कारखानों की होगी, रेलवे और वाष्पोतों की होगी, भाप से चलने वाले जहाज बन जाएंगे। ये जो जहाज आपको दिखाई दे रहा है ये किससे चल रहा है, भाप से चल चुका है। अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके थे, लगातार लोग इनको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो क्या आप तेज औद्योगिकरण को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? जब इन चीज़ों को हम देखेंगे तो क्या हमें लगेगा नहीं ये? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्री का निर्माण, गगनचुंबी जो इमारत है, पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई, इन विचारों से हमारा संबंध क्या है, ये हमसे क्यों जुड़े हुए हैं? क्या औद्योगिकरण के लिए हमेशा से तेज तकनीक की ज़रूरत होती है? क्या विकास करने के लिए हमें तकनीक के सहारे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है? क्या आज भी हम तमाम तरह के काम दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण ने लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर डाला? ये बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए। ऐसे प्रश्न हमारे सामने यहाँ खड़े हो गए हैं। तो अगर हमें इन प्रश्नों के आंसर चाहिए, इन सवालों का जवाब अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा कि जो औद्योगिकरण है वो कैसे हुआ, औद्योगिकरण किसे कहते हैं, क्या शुरुआती दौर में ही मशीनों से ही उद्योगों में उत्पादन होता था या उससे पहले की भी कोई अवस्था थी? तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम इसी इतिहास को पढ़ेंगे जो अभी मैंने बताया है,
उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र जहाँ सबसे पहले हुआ वो तो कौन सा था, ब्रिटेन, उसका पढ़ेंगे। और ब्रिटेन के बाद फिर हम किसका औद्योगिक विकास पढ़ेंगे, भारत का। ये देखिए, औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण के अध्ययन को करेंगे, जहां औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1600 में। और 1757 में, रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भारत की राजनीतिक सत्ता किसके हाथ आ गई, किसके हाथ आई राजनीतिक सत्ता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा। और यहां से भारत में किसकी शुरुआत हो जाती है, औपनिवेशिक शासन। यहां से भारत में औपनिवेशिक शासन तय हो जाता है और उसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में क्या होता है, औद्योगिक विकास। तो आइए सबसे पहले तो हम किसके बारे में जानते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, उससे पहले क्या उद्योगों में काम होता था। उससे पहले उद्योगों में काम होता था। उस समय फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता था। उत्पादन कहाँ पर होता था, घरों में होता था। और ऐसे उत्पादन को आदि औद्योगिकरण कहा गया था। ये देखिए, यहाँ एक नया शब्द है हमारे पास, आदि। आदि का मतलब होता है किसी भी वस्तु की पहली और प्रारंभिक अवस्था। तो जो औद्योगिक क्रांति है उससे पहले की जो व्यवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, आदि औद्योगिकरण। देखो, हम कह रहे हैं जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। किसी से भी आप बात कर लीजिए, हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि अगर आप उद्योग की बात कर रहे हैं तो हम किसकी तरफ जाएंगे, फैक्ट्री की तरफ। लेकिन नहीं, शुरुआती दौर के अंदर जो औद्योगिक विकास था वो फैक्ट्री में नहीं था। वो कहाँ पर था, केवल और केवल घरों में था। कहाँ पर था, लोगों के घरों में। ये देखिए, जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं, जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय किससे होगा, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से। औद्योगिकरण का इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू हो जाता है। पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल बिकता था। जब ये उद्योग धंधे नहीं थे तो भी कपड़े का व्यापार होता था, चीनी बर्तन का व्यापार होता था, अफीम का व्यापार होता था, नील का व्यापार होता था, रंगे और तांबे का व्यापार होता था, बारूद का व्यापार होता था, लोहे के बने हुए औजारों का व्यापार होता था, अन्न का भी व्यापार होता था। अन्न से, अन्य जो आटे से जो वस्तुएं बनती है, बिस्किट, डबल रोटी, उनका भी जो है व्यापार होता था। तो ये उत्पादन कहाँ होता था, फैक्ट्री तो उस समय थी नहीं। ये देखिए, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। कहाँ नहीं होता था, फैक्ट्रियों में। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण। यानी कि जब औद्योगिकरण कहाँ पर था, गांव में था। ये देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर कहाँ आते थे, गांव की तरफ रुख करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि शहरों के अंदर कंपनियों का व्यापार के ऊपर, उद्योगों के ऊपर एक छत्र नियंत्रण होता था और नए पूंजीपति उस शहर में कोई भी नया व्यवसाय नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सरकार उन्हें नया उद्योग स्थापित करने की इजाज़त नहीं देती थी। नया उद्योग धंधा वो नहीं लगा सकते थे। सरकार उन्हें क्या नहीं देती थी, इसकी मंजूरी नहीं देती थी। सबसे बड़ी बात थी ये, तो सरकार की मंजूरी नहीं मिलती थी उन्हें।
तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए शहर को छोड़कर कहाँ आ गए? गांव में आ गए। गांव में जब आएंगे तो वो किससे मिलेंगे? या तो किसान से मिलेंगे जो कच्चे माल का उत्पादन करता है, या फिर किससे मिलेंगे? उस कारीगर से मिलेंगे जो गांव के अंदर वस्तुएं बनाता है। जैसे बुनकर है, कपड़ा बुनता है। स्टेपलर है, वो ऊनों के धागों को अलग अलग करता है। लुहार है, लोहे के औजार बनाता है। बढ़ई जो है वो लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण करता है। ये आप देखेंगे घरों के अंदर कताई से, ये आदि औद्योगिकरण का एक रूप है। महिलाएं घरों के अंदर सूत काट रही है, कपड़े का जो धागा है उसको निकाल रही है। तो इन दो व्यक्तियों के पास उन्हें आना पड़ा, और इन्हीं दोनों व्यक्तियों से, किसान और कारीगरों को, वो पैसा दे देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ा सकते थे वो। इसलिए शहरों के अंदर क्या था? दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स थे, उनकी श्रेणियां बनी हुई थी। गिल्ड्स का मतलब क्या होता है? श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी। ये क्या करते थे? लोग अपने जो उत्पादक कारीगर थे उनको प्रशिक्षण देते थे। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। कई बार आ जाता है कि व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर हस्ती थे, या फिर शहरी जो उद्योग था उसके ऊपर व्यापारियों का एकमात्र नियंत्रण था। व्याख्या कीजिए। ये पर्सन यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। प्रशिक्षण देते थे, एक बात। दूसरा, ये क्या करते थे? उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। तीसरा, प्रतिस्पर्धा और मूल्य का नियंत्रण करते थे। और चौथा, नए व्यवसाय के अंदर आने वाले रोगों को रोक देते थे। क्योंकि इन गिल्ड्स वालों ने क्या कर रखा था कि जो शासक थे उनसे उत्पादों के उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार ले लिया था। उनसे क्या ले लेते थे? वो टिकट हासिल कर लेते थे कि ये टिकट है और इसके आधार पर अब कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर व्यापार नहीं कर सकता। अनुमति जिसे हम कहते हैं। फलस्वरूप नए जो व्यापारी है वो शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। उनको कहाँ जाना पड़ा? गांव में जाना पड़ा। अब गांव में जाएंगे तो वो सौदा किससे करेंगे? काश्तकार और दस्तकार से। काश्तकार का मतलब जो खेती से उत्पादन करता है, किसान। दस्तकार का मतलब जो हाथों से उद्योग का उत्पादन करता है, कोई माल बनाता है। पिछले साल भी आपने इस पाठ्य पुस्तक में देखा भी होगा, जब वन्य और वन्य समाज का नियंत्रित किया औपनिवेशिक शासन काल में, तो जो लोग सामुदायिक भूमि के ऊपर जंगलों के अंदर लकड़ी बीन करके, फल इकट्ठा कर करके, पशु चरा करके अपनी आजीविका कमाते थे, कॉमन्स की बाड़ाबंदी होने की वजह से उनके रोजगार खत्म हो गए। ये देखिए, एक ऐसा समय था जब खेत जो खुले थे वो खत्म हो गए, कॉमन्स की बाड़ाबंदी हो रही थी, और अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियां, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के अब नए स्रोत ढूंढ रहे थे। और वो नया स्रोत उनको किसने दिया? इन आने वाले लोगों ने। जब सौदागर कहाँ पर आए? गांव में आए। जब सौदागर वहाँ आए, उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी। पेशगी का मतलब होता है एडवांस। क्या होता है? एडवांस, पहले देना। पेशगी का मतलब होता है अग्रिम राशि। उत्पादन होने से पहले ही क्या दे देना? पैसे दे देना, और उत्पादन के बाद माल को उठा लेना। तो सौदागरों ने उनको पेशगी दी और किसान फौरन तैयार हो गए। क्यों हो गए? उनके खेत छोटे छोटे थे और वो घर में काम करके ही खेत को क्या कर सकते थे? संभाल सकते थे। औरतों और बच्चों को भी जो है उत्पादन के काम में लगा सकते थे। इस प्रकार जो उत्पादन शुरू हुआ, वो उत्पादन हमारा क्या था? आदि औद्योगिक उत्पादन। इससे जो आमदनी हुई उससे खेती की जो आय सिमट रही थी उसको सहारा मिल गया। अब पूरा परिवार श्रम साधनों के इस्तेमाल का मौका मिला। इस व्यवस्था के अंदर क्या हुआ? शहरों और गांवों के बीच में एक अच्छे संबंध बन गए। शहर से आने वाले सौदागर और गांव के काश्तकार दस्तकार एक दूसरे के साथ क्या हुआ? घनिष्ठ संबंध उनका साबित हो गया। अब उनके लिए काम देहात से चलता था। सौदागर तो शहरों में रहते थे, लेकिन उनका काम कौन करता था? देहात में ये लोग करते थे। अब उनमें तीन व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे। ये तीन शब्द हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आते हैं, ध्यान दे देना।
स्टेपलर, एक आदमी तो था स्टेपलर। इसका काम क्या था, जो ऊन होती थी उसके जो धागे होते थे, रेसे होते थे, उनको अलग अलग करके स्टेपल करके छांट देना। दूसरा जो आदमी होता था फुलर, ये वो व्यक्ति होता था जो चुंटों के सहारे कपड़े को क्या करता था, समेट देता था। अपनी उंगलियां की जो चिमटी होती है, कई बार हमने देखा होगा ना कि बच्चे की जो उंगलियां होती है छोटी, हम कोई भी चीज़ महीन होती है उसको पकड़ने के लिए चिमटी का क्या लेते हैं सहारा, उंगली और अंगूठे के जरिए हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तीसरा जो आदमी था कार्डिंग, इसका काम था एठिंग करना। कताई की गई कपास के या फिर उनका जो लट्ठा होता था उसको क्या कर देना, एक गट्ठे के रूप में शामिल कर देना। उसके बाद में जब ये सारा काम हो जाता था, स्टेपलर से सूत काटने के पास पहुंच जाता था, धागा मिल जाता था, किस फुलर्स के पास चला जाता था, वहां से रंगसाज के पास जाता था जो उसको रंग देता था। ये सारा काम होने के बाद फिनिशिंग के लिए कपड़ा कहाँ चला जाता था, लंदन में। यानी कि लंदन में कपड़ा तैयार नहीं होता था। कपड़ा कहाँ तैयार होता था, गांव के घरों में तैयार हो रहा था। ये व्यवस्था कौन सी थी, आदि औद्योगिकरण की। और लंदन में तो इसकी खाली क्या होती थी, फिनिशिंग होती थी। और लंदन को किसके नाम से जाना जाता था, फिनिशिंग सेंटर। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटेन के उस जगह का नाम बताइए जिसे फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था, तो वो हमारी कौन सी थी, लंदन थी। और यही क्या था, आदि औद्योगिक व्यवस्था का व्यवसायिक आदान प्रदान का नेटवर्क था। और इसके ऊपर किसका नियंत्रण था, सौदागरों का। और चीज़ों का जो उत्पादन है वो कारखानों की बजाय कहाँ पर होता था, घरों में। और प्रत्येक चरण में सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। तो 3 महत्वपूर्ण चरण हो गए ये। और चौथा कौन सा हो गया, फिनिशिंग का। चौथा कौन सा हो गया, फिनिशिंग का। तो यानी कि करीबन कितने चरण हो गए, 4। एक चरण में अगर 25 मजदूर काम कर रहे हैं तो लगभग कितने हो गए, एक सौदागर के पास 25 के 100 यानी कि सैकड़ों मजदूर इनके पास काम करते थे। ये तो हम बात कर रहे हैं औद्योगिकरण, कारखानों से उदय से पहला युग। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, कारखानों का उदय। ये वो समय था जब कारखानों का क्या हो गया था, उदय। तो इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले जो कारखाने हैं वो कब खुले थे, वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि 1730 के दशक में। 1730 का जो दशक था उसमें कारखाने खुले और इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। और उसका कारण था कॉटन, कपास। सबसे पहले जो उत्पादन हुआ, जिन उद्योगों का निर्माण हुआ, उसके अंदर कॉटन यानी कि कपास का युग इसका पहला प्रतीक था। सबसे पहले उद्योग धंधे किसके लगे थे ब्रिटेन में, कपास के। और जैसे जैसे कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो कपास उद्योग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का इंग्लैंड आयात करता था। और 1787 में बढ़ के कितना हो गया, ये 220 लाख पौंड। और यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। उत्पादन एकदम जो बढ़ा, उसका कारण क्या था, उसके बारे में अब हम जानेंगे। उसका रीजंस है हमारे पास, ये देख लीजिए आप। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये लंकाशायर, ये जगह है इंग्लैंड के अंदर। वहाँ की कॉटन मिल है। या कितनी भीड़ लगी हुई है, चिमनियाँ धुआं छोड़ रही है, ये देखिए आप। ये औद्योगिकरण का क्या था, प्रतीक था। 18वीं जो सदी थी इसमें ऐसे आविष्कार हो गए। आविष्कार क्या हुए, ऐसी मशीनें आ गई छोटी, जिनसे कताई करना, एठिंग करना और लपेटने से जो है मशीनों के द्वारा, तो उससे मजदूरों की जो कार्य क्षमता थी वो बढ़ गई। क्योंकि आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट, ये पहला व्यक्ति है जिसने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक जो उत्पादन वो कहाँ होता था, देहात में था। और लोग कहाँ पर काम कर रहे थे, अपने घरों में। इसने कहा कि सूती कपड़ा मिल हम एक ही छत के नीचे सारे काम करवाएंगे। अब हमें 4 व्यक्तियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, चारों व्यक्ति एक ही छत के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। एक ही छत के नीचे अगर चारों व्यक्ति काम करेंगे तो उन पर नियंत्रण रखना क्या हो जाएगा, आसान। नियंत्रण अगर हम ज़्यादा रखेंगे, प्रबंधन उसका अच्छा करेंगे, कुशलतापूर्वक उनसे काम करवाएंगे, तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए उसका रीजन है ये कि एक ही छत के नीचे जब उद्योग स्थापित हो गए तो उसका क्या फायदा हुआ। ये प्रश्न है, यह हमारा कंप्लीट हो रहा है। देखिए कि महंगी मशीनें खरीदकर उसे कारखाने में लगा दिया गया। कारखाने में सारी प्रक्रिया एक छत और एक मालिक के हाथ में आ गई। इससे क्या हुआ, उत्पादन की प्रक्रिया पर निगरानी रखी गई, उत्पादन बढ़ा। दूसरा क्या था, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखा गया। तीसरा क्या था, मजदूरों पर नज़र रखना क्या हो गया, आसान। और पहले जो होता था सारा उत्पादन, ये कहाँ होता था, गांव में। और अब ये सारे काम वहाँ पर एक साथ संभव नहीं थे।
गांव के अंदर एक ही घर के अंदर मशीन लगाना ही मुश्किल था, क्योंकि उस घर के अंदर तो घर के व्यक्ति ही बड़ी मुश्किल से रहते थे, मशीन वहां पर लगाना बहुत मुश्किल काम था। तो ये तीन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, रिचर्ड आर्क राइट ने। ये बता रहे देखिए कि जो 19वीं सदी की शुरुआत है वो कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का भिन्न अंग बन गए थे। नए कारखाने इतने विशाल, नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई थी कि लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी उन शहरों को देख करके, और लोगों का ध्यान केवल कहाँ पर टिका रह जाता था, कारखानों पर। और वे इस बात को मानो भूल जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियां वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। वो इस चीज़ को भूल जाते थे भी जब हम गाँव में जाएंगे तो गलियों के अंदर भी उत्पादन हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। जो उद्योगों के अंदर जो परिवर्तन था उसको रफ्तार कैसे मिली। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों तक ही सीमित था? हम ये नहीं कह सकते। ये देखिए, ये मैनचेस्टर है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा की मील है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाला ये औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका नाम क्या है, मानचेस्टर। ये कई बार प्रश्न आ जाता है। और ये कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में। कहाँ स्थित है ये, ब्रिटेन के अंदर स्थित है। तो उसके लिए आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारा सूती कपड़ा उद्योग। फर्स्ट, कि सूती कपड़ा और कपास उद्योग ब्रिटेन का सबसे फलता फूलता उद्योग था और पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था। इसके बाद में लोहा और स्टील उद्योग, क्योंकि इन उद्योगों में जो मशीनें थी वो किसकी बनती थी, लोहे की। तो फिर मशीनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो किसका उद्योग धंधा बढ़ेगा, लोहा और स्टील का। और देखते ही देखते रेलों का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ, रेलों का। रेलों का अगर विस्तार होगा तो उसकी पटरी और उसकी स्टील की जरूरत कौन पूरी करेगा, लोहा और स्टील उद्योग। इस कारण आने वाले समय में 1873 के अंदर लोहा और स्टील का जो निर्यात है वो 7.7 करोड़ पाउंड हो गया। और ये राशि इंग्लैंड के कपास के निर्यात के मूल्य से क्या थी, दुगनी। यानी कि ये वो समय था जब लोहा और इस्पात के उद्योग ने किस उद्योग धंधे को मात दे दी, सूती कपड़े को। फिर हमारे पास सेकंड जो पॉइंट आता है वो होता है कि जो नए उद्योग धंधे हैं, क्या उन्होंने परंपरागत उद्योग धंधों को हाशिए पर छोड़ दिया? तो ये संभव नहीं हुआ। ये संभव नहीं हुआ क्योंकि आखिर में तकनीकी रूप से विकसित जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जो कुल संख्या थी उसमें कितना इजाफा हो रहा था, यहां केवल 20% से ज्यादा नहीं थी। और कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसका उत्पादन जो का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं, आज भी कहां पर तैयार हो रहा था, घरेलू इकाइयों में। आज भी मजदूरों से उत्पादित माल का स्थान किसने नहीं लिया था, मशीनों ने नहीं लिया था। तीसरी वजह और बताते हैं हम आपको कि औद्योगिक उत्पादन की बजाय ग्रामीण इकाइयों में उत्पादन क्यों हो रहा था। क्योंकि कुछ उद्योग धंधे ऐसे थे जैसे खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण है, पोट्री है, कांच का काम है, चर्म शोधन है, फर्नीचर है, औजारों का जो उत्पादन है वो आज भी किससे हो रहा था, गैर मशीनी क्षेत्रों में हो रहा था। और मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का क्या था, परिणाम। क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा औजार उद्योगों के अंदर मौजूद नहीं थे, वो तो एक ही तरह के उत्पादन को बहुत लंबे स्तर पर कर सकते थे। चौथा जो रीजन है वो है हमारे पास जो प्रौद्योगिकी बदलावों की गति थी वो धीमी थी। क्यों धीमी थी, क्योंकि जो नई तकनीक थी वो महंगी थी और सौदागर और व्यापारी इनके इस्तेमाल पर फूंक फूंक कर कदम रखते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि मशीन अक्सर ख़राब हो जाती थी, मरम्मत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च आता था और वो उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी उसको बनाने वाले कहते थे। आविष्कारकर्ता और निर्माणकर्ता जो ये कहते थे भी ये मशीनें इतनी अच्छी हैं, वो उतनी अच्छी भी नहीं थी। अगर हम इस बात को समझना चाहें तो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया था 1871 में। ये देखिए, न्यूकोमैन ने भाप के इंजन में सुधार किए, 1871 में उसका पेटेंट करवा लिया। और एक उद्योगपति था मैथ्यू बुल्टन, उसके साथ उसने करार कर लिया, लेकिन कई साल तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। और अगर हम बात करें शुरुआत में तो पूरे इंग्लैंड में भाप के 321 इंजन थे, जिनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 उन्नी उद्योगों में, बाकी खनन, नहर निर्माण और लोहे के काम में लगे हुए थे।
यानी कि आज भी मजदूरों की जो उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाली शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को उद्योगपति अपनाने से हिचकिचा रहे थे। उनको डर था कि कहीं ये महंगी मशीनें खराब ना हो जाए और उनका उत्पादन समाप्त ना हो जाए। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत जो मजदूर है वो मशीनों पर काम करने वाला नहीं था, बल्कि कौन था? परंपरागत कारीगर और मजदूर। अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। इसके बारे में हम हमारे अगले अध्याय में पढ़